हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, वीडियो नंबर 8 है। 7 वीडियो मैंने आपको करा रखे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, सारे वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, मैं इसमें करवाने वाला हूँ आपको टॉप 200 सीरीज़। ठीक है, 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा मैं। लगभग आपको 25 तारीख का एग्जामिनेशन है। ठीक है, किसी ने बताया तो लगभग मैं बनवा दूंगा। ठीक है, बना दूंगा, लगभग 23 तक तो कंप्लीट करवा दूंगा, परेशान मत होना। और ये सारी वीडियो बस ध्यान से देख लेना और यहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। और जो मॉडल पेपर है उससे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उससे भी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करवा दूँगा। देखो, मॉडल पेपर वाले जो क्वेश्चन है वो तो आएंगे नहीं उसमें, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बस मैं, देखो, जो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर भरोसा है आपको मुझ पर तो कर लेना, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। ठीक है, जो नहीं देखना चाहे वो नहीं देखना। मैंने कल सिलेबस बताया था, उसके अनुसार ही मैं सिलेबस में करवा रहा हूँ। जो टॉपिक बताया था मैंने, ठीक है, वही टॉपिक आएंगे लगभग लगभग, क्योंकि मैंने उसको पेपर के एनालाइज करके और प्रीवियस ईयर जो भी है उसको एनालाइज करके मैंने वो बनाया है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो भी नए लोग हैं। तो देखिए भाई, आपके सामने RS खुरमी की बुक खुली हुई रखी है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन वाले रुक सकते हैं, जिनको भरोसा है मुझ पर वो। तो देखिए, यहाँ पे हम फोर्स की बात करें कि फोर्स आने वाला है। ठीक है, फोर्स, देखो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो देखो F बराबर ma होता है। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और दूसरा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। उसके बाद देखो, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी में चेंज कर सकता है। कोई भी बॉडी अगर रखी है, देखो कोई भी अगर बॉडी रखी है, इसमें अगर फोर्स लगाओगे आप तो ये मोशन एन इसकी चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी, बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी, तो राइज इंटरनल स्ट्रेस भी दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 9.81, और 1 न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन देखो किसकी राशि यूनिट है फोर्स की, तो 10⁵ डाइन होता है। और एक F बराबर m होता है। ठीक है, और न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अभी बात बताया था। अब रिजल्टेंट आपको पता होगा। देखो, जब पैरेललोग्राम हम फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से देखना भाई। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पैरेललोग्राम फोर्स के अंतर्गत यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, इस वाले फिगर को देखो, रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो P इधर होता है और Q इधर होता है। ठीक है, दो फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स इक्वली लगते हैं, P और Q। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनता है P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे इफ रिजल्टेंट R रिजल्टेंट है तो एंगल अल्फा है, तब फोर्स P, तो tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। देखो, सिस्टम ऑफ फोर्स में क्या है, देखो कोप्लेनर फोर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये फोर्स है ना, वो 2-3 तरीके के पूछे जाएंगे। कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। तो देखो, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ द सेम प्लेन आर नॉट कोप्लेनर। देखो, कोप्लेनर फोर्स क्या है, आपको देखो कोई भी आपका प्लेन है, कोई भी आपका प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये लाइन ऑफ एक्शन आपकी सेम प्लेन में होगी, तो ये कोप्लेनर फोर्स होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन करंट फोर्स, ये दोनों ही याद कर लो, बस यही आएंगे। ठीक है, कॉन करंट फोर्स होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, देखो द फोर्स विच मीट ए पॉइंट, कोई भी फोर्स है एक ही पॉइंट पे अगर मीट करता है, जैसे ये वाला, ये होगा P फोर्स, ये Q फोर्स है, ये R फोर्स है। ठीक है, तो ये S फोर्स है मान लो, तो एक ही पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकरेंट फोर्स। ठीक है, ये कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ध्यान रखना बस। बाकी देखो, लामिस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। देखो, लामिस थ्योरम क्या होती है, P अपन साइन अल्फा। देखो, 3 फोर्स आपके अगर इक्वली लगे हुए हैं, P, Q और R। ठीक है, और उनके बीच में अल्फा बीटा गामा आपका वो है। देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा आपको क्या क्या है। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो P, Q, R 3 फोर्स लगे, इनके बीच का कोण क्या है, गामा। इनके बीच का कोण यहाँ पे क्या है, बीटा। और ये P के सामने वाला क्या है, अल्फा। तो देखो यहाँ पे लामिस थ्योरम क्या दी है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, तीनों जब 3 बल कोप्लेनर फोर्स होते हैं, एक्टिंग ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कार्य करते हैं, तो इनके बीच वाला जो लगने वाला जो भाग होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू साइन, कॉज साइन के होता है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी मैं और बता दूं, देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर m² होता है।
ठीक है। या और यहाँ पे एक और चीज़ और है इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉडी की, देखो याद रखना मूवमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, देखो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। देखो अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, देखो मैं आपको समझा दूँ, आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इसकी ये चौड़ाई है b और ये इसकी गहराई मान लो, ठीक है, या ऊंचाई मान लो, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स ये वाली डायरेक्शन होती है आई एक्स एक्स और ये वाली डायरेक्शन होती है आई बाई बाई, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स पता है क्या बनेगा, बी एच क्यू अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है, बी लेंगे फिर एच क्यू अपॉन 12 हो गई आई बाई बाई, ये क्या है आई एक्स एक्स है, और आई बाई बाई अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा पता है, एच बी क्यू अपॉन 12, ठीक है, एच लेंगे फिर बी क्यू अपॉन 12 हो जाएगा बाई बाई के अगर अगेंस्ट निकालेंगे तो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने देखो लिखा है बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, मैंने एच मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी डी क्यू अपन 12 हो जाएगा, यहाँ पे है बी डी क्यू अपन 12, ठीक है, डी बी क्यू अपन 12 है आई बाई बाई, तो याद रखना इसको। अगर हाँ इस टाइप का अगर दे दे अंदर की साइड में, अगर इस तरीके से दे दे तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को और नीचे वाले से मैं घटा देंगे, बस इसको बड़ा वाला मान लेंगे, बिगेस्ट मान लेंगे बी डी क्यू अपन 12 और बी डी क्यू अपन 12, ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। और देखो अगर आपका जैसे आपका शाफ्ट है, देखो ध्यान से देखो शाफ्ट है, ठीक है, ये तो हो गया आई एक्स एक्स और ये हो गया आई बाई बाई, अरे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, किसी को मजाक लग रहा हो छोड़ के चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको भरोसा है तो देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एक्स एक्स की अगर मैं बात करूँ और आई बाई बाई की, दोनों बराबर होते हैं, ये होते हैं पाई डी 4 अपॉन 64, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ बराबर म्यू आर आर होता है, ठीक है, या एफ अपॉन आर यहीं से निकलता है, देखो अगर एफ अपॉन आर एन निकालेंगे तो टेन थीटा, म्यू बराबर टेन फाई और होता है, या फिर टेन थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, और देखो और बता रहा हूँ, स्क्रू जैक की जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, स्क्रू जैक की जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है वो तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई होता है, ठीक है, ये याद रखना, स्क्रू जैक का फॉर्मूला 1 माइनस होता है ऊपर, ये आता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मशीन से रिलेटेड, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ मशीन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पक्का आएंगी एग्जामिनेशन में, ठीक है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, देख लेना। तो देखो भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये होता है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाई एफर्ट, ठीक है, आप लोड लगा रहे हो किसी भी चीज़ पे, ठीक है, लोड लगा रहे हो तो लोड बाई एफर्ट, लोड कितना लगा रहे हो 5 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है, और कितना प्रयास लगा रहे हो तो लोड बाई एफर्ट होगा, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भाई, तो वेलोसिटी रेशियो होता है इफ़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाई टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। देखो वेलोसिटी रेशियो में क्या है कि जैसे मान लो कि आपका एक पुली है, ठीक है, मैं यार थोड़ा समझा दूँ आपको, इस तरीके से ये 1 है ये 2 है मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये है ना, देखो इसमें अगर मैंने आपको ये फोर्स लगाया तो ये एक्स डायरेक्शन मान लो कि बाई डायरेक्शन यहाँ पे ये मूव किया ऊपर की साइड में, अगर मैं नीचे नीचे खींचूंगा, ठीक है, तो प्रयास क्या लगा रहा हूँ मैं, एक्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो बनेगा तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये याद रखना। बाकी इफ़िशियंसी ऑफ मशीन क्या होती है, इफ़िशियंसी ऑफ मशीन होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको, आउटपुट कुछ दे दिया इनपुट दे दिया और बोल दिया कि इफ़िशियंसी ऑफ मशीन निकालिए, ठीक है, और लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला देखो याद रखना, P बराबर MW प्लस C, ठीक है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया था, लॉ ऑफ मशीन है, ये क्या है लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, ये हो गई। बाकी और बता दूं, देखो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पुली के लिए अगर वेलोसिटी रेशियो पूछे तो 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पुली के लिए पूछे 2 की पावर n, सेकंड पुली के लिए पूछे तो n हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, और थर्ड पुली के लिए पूछे तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं,
और इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये कुछ इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, स्पीड वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये है तुम्हारे लीनियर मोशन वाली इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कौन सी है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। सेकंड वाला होता है एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। फिर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। उसके बाद एस बराबर यू प्लस वी अपॉन टी अपॉन टू, ठीक है। तो तीन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एक दो तीन, तीन वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी और क्या है इम्पोर्टेंट, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। और भी देखो ये वाले जो इम्पोर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, तो इसलिए देखो प्रोजेक्टाइल वाला आपने पढ़ा होगा। देखो प्रोजेक्टाइल वाला पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से कोई बॉल से अगर थ्रो की जाती है, यू वेग से, यू वेलोसिटी से थ्रो की जाती है, तो यहाँ पे द टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला बनेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी बनेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी बनेगा। डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, ठीक है। यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दे दी जाएगी, जी की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली जाएगी। तो इसको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तीन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, और इसका मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का है रिविजन आपका। कल मैंने बताया था आपको, देखो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम आपको पता होना चाहिए, तब टी बराबर 2 पाई अंडर में एल अपॉन जी होता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, अगर टाइम पीरियड बढ़ा दे देखो टी बराबर, टी को अगर दोगुना कर दिया जा रहा है, 2 टाइम्स कर दिया है, तो इसकी जो क्या पूछा था मैंने आपको कल, याद है, कोई बताएगा? उसकी लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ होगी 4 टाइम हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी और बताता हूँ। तो क्वेश्चन भाई कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो क्वेश्चन अब डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा यूनिट की क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 9.81 होता है, ठीक है, न्यूटन होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी और क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा, तो क्या बनेगा यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। इसके बाद इफ द रिजल्टेंट टू फोर्स पी क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा मेक एंगल अल्फा विद पी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो और बताता हूँ, तो इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे देखो एक ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आएंगे पक्का इस टाइप के। देखो कह रहा है कौन करंट फोर्स आर दोज फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन, तो मैंने अभी बताया था कौन करंट फोर्स होते हैं जिनकी मीट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और देखो भाई यहाँ पे देखो ये कह रहा है द फोर्स विच मीट ए पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो द सेम। देखो ये अलग अलग दे दिया है, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, कोप्लेनर और कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। और द फोर्स विच डू नॉट मीट वन ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन आर नॉन एज कोप्लेनर और नॉन करंट फोर्स, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स ये पूछे जाते हैं, तो मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, ये तैयार कर लेना आप, ठीक है, तैयार कर लेना भाई। हाँ देखो ये क्वेश्चन और है एक, देखो द थ्री फोर्स 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन हैव ए लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दीज आर फोर्स आर, तो कौन से अनलाइक पैरेलल फोर्स होंगे, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट ये बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास, जो भी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 93 देखो, मूवमेंट ऑफ एनर्जी हॉलो रेक्टेंगुलर से, तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी हॉलो के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या बनाएंगे, तो बी डी इक्वल 12 बताया था मैंने, तो बी डी इक्वल 12 माइनस बी स्मॉल में बी डी इक्वल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। बाकी देखो मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ इस सर्कुलर सेक्शन बट इज डायमीटर डी, तो क्या बताया था, पाई डी अपॉन 64 बताया था, ठीक है। और आपका अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बताया था, वो बताया था आपको पाई डी 4 अपॉन 34 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। अगर आपके हॉलो के लिए पूछ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है शाफ्ट के लिए, और हॉलो के लिए पूछ ले तो पाई बाई 64 डी आउटर 4 माइनस डी इनर 4 हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन तो हो ही रहा होगा जहाँ तक आपका, ठीक है, याद रखना। बाकी और बता रहा हूँ, देखो
यहाँ पे फ्रिक्शन की हम बात करें थोड़ी सी, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी वेट रेस्ट इज नॉन है, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन। याद रखना, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन के, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन एट रेस्ट नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट इज मोशन इज नॉन एज डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि बॉडी जस्ट टू मूव करती है, जस्ट मूव करती है, मतलब मैं चल नहीं रही है उससे पहले, मतलब एक बॉडी क्या है चल रही है, मूविंग कर रही है, ठीक है, एक जस्ट टू मूव करने के वाली है, तो इसमें फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसमें। तो मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो स्क्रू जैक की जो इफिशियंसी है, डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक, तो क्या होगा 1/sin⁵/1 + sin⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी और देखो और बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाले। एन आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशियंसी, देखो आइडियल मशीन ये आया है, आपने गौर से नहीं देखा, देखो मॉडल पेपर भी देखना, आइडियल मशीन दे रखा है उसमें, ठीक है। और 2-3 मशीन के बारे में पूछा है। देखो आइडियल मशीन वन हुज इफिशियंसी, देखो आइडियल मशीन होती है जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, तो कोई भी मशीन की इफिशियंसी तो 100% होती नहीं है, लेकिन इसको आइडियल इफिशियंसी इसीलिए कहा गया है कि इसकी इफिशियंसी है ना 100% है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैंने बताया लोड बाई फोर्स होता है, ठीक है। क्या बोला, लोड बाई एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, लोड लगा रहे हैं बट्टे एफर्ट, ठीक है, ई लगाएंगे एफर्ट, ठीक है, या फिर प्रयास बोल देते हैं, पी बोल देते हैं। तो देखो द इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, तो क्या हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन, तो इफिशियंसी क्या होती है भाई, मैंने आउटपुट ऑफ इनपुट बताया था, आउटपुट ऑफ इनपुट होती है एक तो वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन, ये भी इफिशियंसी हो गया। मशीन एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, तो इफिशियंसी ऑफ मशीन का फॉर्मूला ये भी याद रखना, M/VR, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/F होता है, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो। अभी आपको देखो, अभी आपको क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया जाए, ठीक है, और W दे दिया है, और आपको एफर्ट पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना, ठीक है, याद रखोगे ना, तो इम्पोर्टेंट है। देखो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, इफिशियंसी ऑफ मशीन, ठीक है, इजकल टू W/F, याद रखना। देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इफिशियंसी ऑफ मशीन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W/F हो जाएगा, और F क्या होता है, MA/VR, ठीक है, MA/VR। देखो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इफिशियंसी ऑफ मशीन होती है MA/VR, और MA/VR बराबर, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, इस तरीके से याद करो, देखो कनेक्टिविटी में याद करो, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे भी। तो ये देखो इफिशियंसी ऑफ मशीन जब हम करेंगे तो क्या बताया था, MA/VR, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और MA बराबर जो होता है वो W/F होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई बस। और कुछ भी दे दिया जाए आपको, इफिशियंसी दे दिया जाए, तो यहाँ से इन चीज़ों से कनेक्टिविटी करके आप, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे MA का और मान रखोगे W/F, तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लो कि W/F रख दिया, अपॉन VR नीचे रख दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो क्या हो जाएगा, N इफिशियंसी, तो W/F इंटू इसके नीचे एक मानेंगे तो 1/√2, तो ये बन जाएगा W/√2F। समझ में आ रहा होगा ना कैसे मैंने किया, बस ये इक्वेशन रख दिए हैं आपस में बराबर, तो ये हो गया। बाकी देखो इंपॉर्टेंट है, आइडियल मशीन क्या थी, 100% इफिशियंसी थी। इसमें देखो क्या कह रहा है, ए मशीन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 50%, तो अगर 50% एफिशिएंसी है तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन रिवर्सेबल मशीन बोलेंगे, ठीक है। और जिसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 है वो ग्रेटर देन 50 है, 50% से ज़्यादा है। देखो कह रहा है कि ए मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% इज नॉन एज रिवर्सेबल मशीन,
ठीक है, रिवर्सेबल मशीन हो गया। और बताएं, देखो और देखिए, द लॉ ऑफ मशीन इज, लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, P बराबर mw+c होता है। ठीक है, यहाँ पे P इफर्ट ऑफ द अप्लाइड ऑफ द लिफ्ट ऑफ लोड है, A कांस्टेंट विच इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन है, W है लोड लिफ्टेड, अनदर कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट मशीन फ्रैक्शन। क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो बता दूँ। वेलोसिटी रेशियो ऑफ द फर्स्ट पुली, तो वेलोसिटी फर्स्ट पुली के लिए क्या होता है, 2n होता है। सेकंड पुली के लिए क्या होता है, n होता है। और थर्ड पुली के लिए 2n-1 होता है। ठीक है, ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल पुली, डिफरेंशियल पुली आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो 2D/d-d होता है। ठीक है, 2D/d-d होता है। देखो ये आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो निकालना है आपको फर्स्ट पुली के केस में। तो यहाँ पे जो पुली विद 4 पुली है, ठीक है, n बराबर आपको 4 दे रखा है। और वेलोसिटी रेशियो निकालना है आपको फर्स्ट पुली के लिए, फर्स्ट पुली के लिए। तो कैसे निकालो, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट पुली के केस में क्या होता है, 2n होता है। और 2n अगर मैं 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2n 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना, 2 करूँगा तो 16 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। बाकी ये क्वेश्चन और देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विद d एज डायमीटर ऑफ द इफर्ट व्हील एंड d1 d2 एज डायमीटर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एक्सिस रेस्पेक्टिवली हो गया। तो 2D/d1-d2। देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं टाइप करके कराता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, भरोसा है अगर तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और बता देना कि सेकंड वीडियो बना दूँ, मैं सारे सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करा दूंगा। रिवीजन और क्वेश्चन देख के चले जाओ यार। देखो एक बार तुम एक बार में याद तो कर नहीं लोगे, जैसे मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए और भी देखो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही सिलेक्टेड चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, देखो भाई, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h, तो वेलोसिटी ऑफ रीचिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में 2gh हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मोशन, तो देखो लीनियर मोशन के लिए सभी हैं, v बराबर u प्लस at होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ये वाले इक्वेशन, देखो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल पक्का बन सकता है। तो यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन मैंने बताई थी आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या क्या बताया था, देखो क्या बताया था, द टाइम ऑफ फ्लाइट t प्रोजेक्टाइल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या होगा, t बराबर 2u sin α/g होता है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बताया था प्रोजेक्टाइल r बराबर u स्क्वायर sin 2α/g होता है। ठीक है, 3 इक्वेशन बताइए, इन तीनों से इक्वेशन से बनेगा क्वेश्चन पक्का। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर α/2g होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गए। बाकी देखो अभी मैंने आपको बताया था जो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पे कह रहा है देखो 1 एंड ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग का फॉर्मूला हाँ ये है, देखो 255। द पीरियोडिक टाइम ऑफ वन ऑस्किलेशन फॉर ए सिंपल पेंडुलम इज, तो 2 पाई अंडर में L/g होता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी और बताएं, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल में अगर आपको पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इनमें से बहुत ज़्यादा आता है। देखो द यूनिट ऑफ वर्क इज ऐसा यूनिट, तो वर्क की यूनिट क्या होते है, वर्क क्या होता है पता है, वर्क W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कोई बॉडी आपकी रखी है, इसमें अगर मैंने फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये यहाँ से इस जगह पे आ जाएगी, तो इसकी दूरी हो जाएगी d, यहाँ से यहाँ तक यहाँ चल के आ गई तो d हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर ये W बराबर F/s cos थीटा और होता है। ठीक है, किसी भी एंगल पे अगर मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, तो F/s cos थीटा होता है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी बॉडी अगर एक ही जगह पे अगर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई, तो वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, वर्क 0 होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। देखो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है।
ठीक है, याद रखना। वर्क डन इज सेट टू बी 0, देखो आ गया, सेट टू बी 0 तो क्या होगा, सम फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी बट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर 0, ये एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी है ना, या फिर एफ इंटू एस है, ये एस अगर 0 हो गया तो वर्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी बट सम डिस्प्लेस टेक प्लेस, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो दोनों होगा इधर ए और बी। ठीक है, जूल होता है वो वर्क की यूनिट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये बेसिक वाली चीज़ है जो आनी चाहिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज, तो पावर होती है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, चलिए, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे, एफ इंटू एस अपॉन टी, ये वाला फार्मूला पूरा बन जाता है। तो कनेक्टिविटी से फार्मूला पता होना चाहिए, कुछ भी दे दे वो। ठीक है, तो अभी पी दे दे, एफ दे दे, ठीक है, एस पूछे तो इस तरीके से पूछ लेता है। बाकी देखिए, तो देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो होता है ना, देखो रेट अभी बताया था, वर्क का जो यूनिट हो गया वो पावर होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होगी। द यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होती है। ठीक है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होती है। ठीक है, याद रखना। और एनर्जी में भी डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, करेक्ट होता है। तो द यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होती है। ठीक है, क्या होती है, जूल। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो मैं अभी आपको बता दूँ, देखो ध्यान से देख लो भाई, ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ठीक है, और एक होती है यू बराबर एम जी एच। अगर आपके पास स्प्रिंग है, जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, मैं गाड़ी बना दे रहा हूँ, ठीक है, हाथ तो नहीं रही बनाना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी है, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, पता है ना। इसकी चाबी अगर आप देखो, इसकी चाबी है ना, देखो ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चाबी इसको घुमाते जाएंगे, देखो इसकी स्प्रिंग है ना, पहले इस तरीके से होती है, इस तरीके से इतनी बड़ी होती है इसके अंदर। इसकी चाबी जैसे आप घुमाते जाओगे, ठीक है, इसको चाबी घुमाते जाओगे तो स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। तो इट मीन्स यू बराबर एम जी एच है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद ये गाड़ी है ना, इसके बाद इस चाबी को छोड़ दोगे तो ये क्या है, रनिंग मोशन में आ जाएगी, रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के फॉर्मूले, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और के को काइनेटिक एनर्जी को अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए तो पूछे मास होता है वो कितना हो जाएगा, तो मास भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और के को दोगुना कर दिया जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया जाए तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, पता होना चाहिए क्योंकि वी का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे। चलो तो ओके, तो ये मैकेनिक्स का रिवीजन था आपका। ठीक है, मैकेनिक्स का रिवीजन था। अगर देखो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे बता देना, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा आपको। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस बता देना कि सर रिवीजन अच्छा लग रहा है और जल्दी जल्दी आप करा दो, तो मैं करा दूंगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा दूंगा इम्पोर्टेंट। अभी आप ये बस देख लेना, एक बार जाके देख लेना, एग्जामिनेशन में आप फोड़ के आओगे एग्जामिनेशन, मैं पक्का बता रहा हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। चलिए, तो देखिए भाई, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस ज़्यादा चीज़ें हैं। तो देखो स्ट्रेस होता है सिग्मा सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। तो 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 गीगा पास्कल हो गया, वो होगा वो हो गया 10⁹ गीगा मतलब 10⁹ हो गया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर mm स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। और स्ट्रेन की जो यूनिट होती है कोई भी यूनिट नहीं होती है स्ट्रेंथ की,
ठीक है। यहाँ पे हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, वो आता है सबसे ज़्यादा। तो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन मटेरियल इज लोडेड व्हेन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस हो गया, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली, तो स्ट्रेस होता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया, ठीक, ई हो गया। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है यहाँ पे स्ट्रेस, अगर इसको हटाएंगे तो ई इंटू ई लगाएंगे, तो ये हो गया ई है वो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेस हो गया वो पी अपॉन ए होता है, ये ई हो गया, और ये डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रेशियो निकालूंगा। देखो मैं सारी चीज़ें इधर कर रहा हूँ, देखो पी एल ये इधर गया और पी एल हो गया, और ये ई नीचे कर दिया। ठीक है, ई नीचे कर दिया, तो डेल्टा एल अपॉन एल बचा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकालूँ, कुछ गलत हो गया है क्या? ओके, पी एल, देखो कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो पी एल अपॉन ई ए इजकल टू डेल्टा एल, तो ए फार्मूला बनेगा। ठीक है, पी एल ओवर ई ए ई लिख दिया है, ई ए लिख दिया, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं क्या है, क्या क्या है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन तो शायद आएगा नहीं, मैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेस इज बार ड्यू टू इन ऑन वेट। ठीक है, ये देखो भाई शियर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर मॉडुलस और मॉडुलस रिजिडिटी, तो टाउ अपॉन 5 होती है, याद रखना। शियर स्ट्रेस टाउ अपॉन 5 होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं या फिर जी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जी से, याद रखना जी से डिनोट करेंगे। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ओके, ये तो कर लोगे आप। E1 अपॉन E2 क्या होता है? आपको आप पूछ लिया जाए कि मॉडुलस ऑफ मॉडुलर रेशियो बताइए, क्या बताइए? MODULUR, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, मॉडुलर रेशियो बताइए, तो क्या होता है? E1 अपॉन E2 होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस का रेशियो को मॉडुलर रेशियो बोलाएगा। ठीक है, मॉडुलर रेशियो हो गया। और ओके, यहाँ पे और भी इक्वेशन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ। ठीक है, फालतू चीज़ नहीं कराऊंगा, परेशान मत हो। पॉइजन रेशियो मैंने आपको बताया, म्यू बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं सीधे बता दे रहा हूँ। पॉइजन रेशियो 1 अपॉन एम से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे मोस्ट फॉर मेटल्स के लिए होती है 0.25 से लेकर 0.33 के लिए, कंक्रीट के लिए होता है 0.15, रबर के लिए होता है 0.5 और स्टील के लिए होती है 0.3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे और भी देख लेते हैं। देखो बल, यहाँ पे एक कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन भाई देखो, इक्वेशन देख लो तीनों। ई बराबर 3K 1 - 2 म्यू होती है, या फिर ई बराबर 3K, इसको ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 1 - 2 म्यू को कैसे लग सकता हूँ? 1 अपॉन एम रखता हूँ, तो ये वाला ये भी आ सकता है इस तरीके से बन के। एक होता है ई बराबर 2G 1 प्लस म्यू होता है, तो इसको कैसे लिखूंगा? ई बराबर 2G 1 प्लस 1 अपॉन एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। और ई बराबर 3K, ओके, एक क्या होता है? ई बराबर 9 kg अपॉन 3K। ओके, ई बराबर 9 kg अपॉन 3K प्लस जी होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इस वाले को हम 9/E इजकल टू 1/K, थोड़ा रुकना, ठीक है, 3/G। देखो ये वाले फॉर्मूले हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। देखो सिंपली देखो, ये फॉर्मूला होता है एक, इससे ये बना है। ठीक है, दूसरा ये होता है इससे ये बना है। ठीक है, तीसरा ये होता है और इससे ये बना है। ये IES में पूछा गया है भाई। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इससे ये बना है, सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो इस टाइप का बन जाएगा। 9/E इजकल 1/K प्लस 3/G हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और के होता है आपका क्या है? यंग, ई हो गया बल्क मॉडल, ई हो गया यंग मॉडुलस, के होगा बल्क मॉडुलस। ठीक है, जी हो गया आपका, क्या बताया था मैंने आपको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और जी बराबर टाउ अपॉन 5 होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। ओके, चलिए, तो ये चीज़ हो गई। बाकी देखो यहाँ पर रेजिलेंस की मैं बात कर लूँ। रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस देखो, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विद
इन एक्सटर्नल लोडिंग विद द इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज रेजिलेंस। तो यहाँ पे देखो विद इन इलास्टिक लिमिट आए, विद इन इलास्टिक लिमिट आए तो रेजिलेंस होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट आए तो प्रूफ रेजिलेंस होगा, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिलेंस का फॉर्मूला याद रखना आप, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी होता है। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो बीम को पता ही होगा, ठीक है, कि कितने टाइप होते हैं, स्मॉल, ओके, ठीक है। इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, बैंडिंग इक्वेशन, यहाँ देखो बैंडिंग इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन ई अपॉन आर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सैगिंग क्या होता है, सैगिंग, अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अगर होगा तो सैगिंग बोलेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पता है, बताएगा कोई, हॉगिंग बोलेंगे, ठीक है, हॉगिंग। चलो, तो ये हो गया। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं बतानी हैं, ये आपको बताना चाहिए। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है किसका है, सी एस स्टेशन शाफ्ट का फॉर्मूला टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे सी या टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल अपॉन टाउ अपॉन, देखो जी और सी ये सब एक ही है, टाउ अपॉन फाइव होता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, पता होना चाहिए ये, ओके। बाकी देखो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, द मैक्सिमम टॉर्क पावर ट्रांसमिशन बाई शाफ्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यू, काम आएगा बहुत, ठीक है। और हॉलो शाफ्ट के लिए अगर पूछ लिया जाए तो हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यू 1 माइनस K4, ठीक है, ये होना चाहिए, ओके, याद। बताने के लिए तो देखो बहुत है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करा दूंगा। तो ठीक है भाई, देखो ये इसके क्वेश्चन है ना, मैं कल बता दूंगा आपको, सी एस टेस्ट जो है ना इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो मुझे एक बार बस बता देना कि ये वीडियो है वो आपके काम लायक है या नहीं, नहीं है तो मना कर देना, नहीं बनाऊंगा, और अगर है तो मुझे बता देना कि सर और बना दो। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, मटेरियल साइंस ये जो प्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। अगर प्रोडक्शन का वीडियो चाहिए तो कल प्रोडक्शन का बना दूंगा, बस बता देना, बस प्रोडक्शन कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन से आएंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मटेरियल साइंस में प्रोडक्शन का करवा दूंगा कल, ठीक है। चलिए।